ठीक है, तो अभी आपको समझ में आ रहा होगा कि यहाँ पे इनहेरिटेंस किस तरीके से यूज हो रहा है, और यहाँ पे पेरेंट के पास जो दो वेरिएबल था उसका यूज चाइल्ड डायरेक्टली आसानी से कर रहा है। चलिए यहां तक समझ में आ गया होगा सभी लोगों को, मुझे कंफर्म करेंगे यहां तक सभी लोगों को कोई डाउट नहीं है कि जो कंसेप्ट कल मैंने आपको बताया था कि पेरेंट्स के पास जो प्रॉपर्टी है उसका चाइल्ड क्लास डायरेक्टली यूज कर सकता है, और मैं भी उसी को आपको प्रैक्टिकली करके आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूं। ठीक है, चलिए ग्रेट। ठीक है, अब बात करते हैं यहाँ पे ऑब्जेक्ट बनाने की बात करते हैं। मैंने आपको क्या बताया था कि अगर इनहेरिटेंस नहीं होता है तो आपको क्या करना होता है कि सभी क्लास के लिए सेपरेट सेपरेट ऑब्जेक्ट बनाना पड़ता है। लेकिन यहाँ पे यहाँ पे नॉर्मल तरीके से क्लास नहीं बनाया है मैंने, यहाँ पे पेरेंट है और बी उसका चाइल्ड है। इसका मतलब ये होगा कि अगर हमें चाइल्ड के लिए ऑब्जेक्ट बनाएं तो चाइल्ड के ही ऑब्जेक्ट से हम पेरेंट के मेंबर को भी कॉल कर सकते हैं। मतलब अगर यहाँ पे पेरेंट चाइल्ड का कंसेप्ट है तो क्लास ए के लिए ऑब्जेक्ट बनाने की जरूरत नहीं है। आप बनाना बनाना चाहते हो तब बना सकते हो, बट आप ए के ऑब्जेक्ट से सिर्फ ए को कॉल कर सकते हो, बी को नहीं। लेकिन बी के ऑब्जेक्ट से आप बी को तो कॉल कर ही सकते हो, लेकिन आप ए के मेंबर को भी कॉल कर सकते हो। सो इट्स बेटर टू क्रिएट ऑब्जेक्ट फॉर चाइल्ड क्लास। आई होप कि कंसेप्ट समझ में आया होगा। तो हमने यहाँ पे क्या किया, ऑब्जेक्ट कौन किसका बनाएंगे, बी के लिए। बी के लिए मैंने यहाँ पे ऑब्जेक्ट बनाया, और बी के ऑब्जेक्ट से आप देखो यहाँ पे मैंने क्या लिखा, आई को वैल्यू दे दिया, मैंने यहाँ पे जे को वैल्यू दे दिया, यहाँ पे सो आई जे मेथड को कॉल कर दिया। अब आप लोग मुझे बताओ कि ये जो आई जे और ये सो आई जे जो मेथड है ना, सो आई जे मेथड और आई और जे जो वेरिएबल है, ये कौन से क्लास का था? सब लोग रिस्पॉन्ड करेंगे। ये आई जे और सो आई जे जो था ये कौन से क्लास से आ रहा था? ए क्लास से आ रहा था। लेकिन लेकिन हमने अभी कौन सा ऑब्जेक्ट यूज किया? बी के ऑब्जेक्ट से इसको आप कर पाते हो, और ये क्यों? बिकॉज ऑफ इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस हो रहा है इसलिए आप ये चीज कर सकते हो, अदरवाइज नहीं होगा। ठीक है, चलिए तो बी के ऑब्जेक्ट से मैंने ए को एक्सेस करना बता दिया। अब और इसके पास बी के पास तो के है ही, तो कोई इशू नहीं, मैंने यहाँ पे के को 30 दे दिया वैल्यू, और फिर सो के को कॉल किया तो के की वैल्यू डिस्प्ले हो जाएगा। फिर बीओ डॉट सम को कॉल कर दिया, और जैसे हमने सम मेथड को कॉल किया, जैसे ये सम मेथड कॉल होगा तो ये सम मेथड कॉल होने के बाद ये सब चीज ऑपरेशन परफॉर्म होगा और आउटपुट आपको मिल जाएगा। इस प्रोग्राम को मैं कंपाइल करके पहले आपको दिखाना चाहूंगा। तो जावा सी फाइल का नाम डॉट जावा हमने यहाँ पे कंपाइल किया, और सब कुछ ओके है। और आप इसको रन करके देखेंगे, आपको दिखा रहा है 10 20 30, यानी आई की वैल्यू, जे की वैल्यू, के की वैल्यू, और सबका यहाँ पे एडिशन भी परफॉर्म करके दिखा रहा है बिल्कुल परफेक्टली। जिस तरीके से रूल मैंने आपको कल एक्सप्लेन किया था उसी तरीके से ये प्रॉपर तरीके से यहाँ पे काम कर रहा है। और आई होप कि इसको समझने में किसी को डाउट ना हो। क्लियर होगा यहाँ तक? और ये मैं आपके लिए फर्स्ट प्रोग्राम को मैंने आपके लिए सेव कर दिया है, और यह है सिंगल इनहेरिटेंस। अब थोड़ा सा वेरीफाई करते हैं क्या, कि अगर मैं एक्सटेंड्स कीवर्ड अगर निकाल दूं तो कितना एरर आएगा। मैंने क्या बताया कि अगर आपने यहाँ पे क्लास बी लिखे हो तो अभी दोनों में कोई लिंक नहीं है, दोनों अलग अलग क्लास है। तो यहाँ पे आई और जे का यूज आप डायरेक्टली क्लास बी में आप यहाँ पे नहीं कर सकते हो। तो यानी सबसे पहला प्रॉब्लम आई के पास, दूसरा प्रॉब्लम जे के पास, यानी दो एरर आपको यहाँ पे मिल जाएगा। तीसरा एरर कि बी के ऑब्जेक्ट से अब आप ए वाले मेंबर को एक्सेस नहीं कर सकते हो, यानी एक एरर यहाँ पे, दूसरा एरर जे के पास, और तीसरा इस मेथड के पास। यानी टोटल 5 एरर्स तो डेफिनेटली आपके पास आना चाहिए, यानी 1 2 3 और यहाँ पे 4 और 5। ठीक है, चलिए देखते हैं कंपाइल करके कि कितना एरर आपको दिखा रहा है। यहाँ पे हमने कंपाइल किया और आप देख सकते हैं यहाँ पे 5 एरर्स आपको दिखा रहा है। ठीक है, कहाँ कहाँ एरर है क्लियर देखो आप। सबसे पहले आई के पास कि आप दूसरे क्लास में आप डायरेक्टली क्लास ए का जो वेरिएबल था आप डायरेक्टली बी में यूज नहीं कर सकते हो। देखो आप यहाँ पे आई, दूसरा जे के पास वैल्यू आप नहीं दे सकते हो, बी के ऑब्जेक्ट से ए को वैल्यू नहीं दे सकते हो, बी के ऑब्जेक्ट से हम ए के मेंबर को वैल्यू नहीं दे सकते हैं, और ना ही उसके मेथड को कॉल कर सकते हैं। समझ में आया होगा कि यहाँ पे जस्ट एक कीवर्ड कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। यहाँ पे क्लास बी के बाद जो मैंने लिखा था एक्सटेंड्स ए, अब एक्सटेंड्स ए हमने लगा दिया, प्रॉपर तरीके से प्रोग्राम काम कर रहा है। तो कल जो रूल रेगुलेशंस मैंने एक्सप्लेन किया था, आई होप कि वो कंसेप्ट आपको अच्छी तरीके से यहाँ पे समझ में आ गया होगा। ऑल क्लियर, ऑल सेट, 100% क्लियर है? मुझे एक बार कंफर्मेशन जरूर दीजिए ताकि आपको और बेहतर तरीके, ये मैंने हटा के आपको इसलिए समझाया ताकि आपको नॉर्मल क्लास और पेरेंट और चाइल्ड का जो कंसेप्ट है वो आप बेहतर तरीके से आप यहाँ पे समझ पाएंगे। चलिए गुड है, ठीक है, समझ में आ चुका है आप इन लोगों को। अब बात करते हैं क्या, कि अगर पेरेंट की प्रॉपर्टी प्राइवेट कर दिया जाए तो अब क्या चाइल्ड क्लास आई और जे का यूज कर सकता है? आप लोगों को क्या लगता है?
ठीक है, यहाँ पे मिक्स आंसर आ रहा है, कोई बोल रहा है नो, कोई बोल रहा है यस। ठीक है, तो इसके बारे में मैंने कल भी थोड़ा सा बताया था कि अगर पेरेंट के पास कोई भी प्रॉपर्टी अगर प्राइवेट हो जाए तो उसका चाइल्ड भी उसका यूज नहीं कर सकता है। सिंपल आपको समझना है कि ये नहीं पॉसिबल है। ठीक है, तो यहाँ पे कि क्लास एक जो है पेरेंट है और इसके पास आई और जी प्राइवेट हो चुका है, बी उसका चाइल्ड है, यहाँ पे एक्सटेंस लिखा हुआ है तो बी चाइल्ड क्लास है, बट फिर भी अब बी चाइल्ड होने के बावजूद भी किसी प्राइवेट मेंबर को एक्सेस नहीं कर सकता, यानी पेरेंट के प्राइवेट मेंबर को एक्सेस नहीं कर सकता, यानी आई और जे जो आप यहाँ पे यूज कर रहे हो ये प्रॉब्लम दिखाएगा। ठीक है, दूसरा प्रॉब्लम कहाँ पे आएगा कि आप यहाँ पे डायरेक्टली आई और जे को वैल्यू भी नहीं दे सकते, तो दो एरर यहाँ पे आएगा और दो एरर यहाँ पे आएगा, यानी चार प्रॉब्लम अभी आपको दिखाना जरूर चाहिए। यहाँ पे इसको कंपाइल कीजिए और कंपाइल करने के बाद आप देखेंगे फोर एरर्स। यानी आप देखो मैं एरर आपको इसलिए दिखा रहा हूं ताकि आपको एग्जैक्ट समझ में आए, ये कोडिंग आपने किया आपको कंसेप्ट बेहतर तरीके से समझ में आ जाएगा, तो आपको पहले पता चलेगा कि आपके प्रोग्राम में कहाँ कहाँ पे एरर आता है। समझ में आ रहा है? तो यहाँ पे आप देखो आई के पास एरर, क्योंकि डायरेक्टली हम बी क्लास में यूज कर रहे थे, जे को हम डायरेक्टली यूज कर रहे थे, ये प्राइवेट था, आई को हम डायरेक्टली वैल्यू दे रहे थे दूसरे क्लास से, जे को दूसरे क्लास में वैल्यू दे रहे थे, ये आपको प्रॉब्लम यहाँ पे दिखाती। समझ में आ गया होगा? तो इसको सही कैसे करेंगे इसका भी मैंने तरीका आपको बताया था कि अगर किसी भी क्लास का जो प्राइवेट वेरिएबल होता है उसको हम कैसे एक्सेस हम कर सकते हैं। ठीक है, उससे पहले यहाँ पे प्राइवेट से एक्सेस नहीं हुआ ये आपने देखा है। ठीक है, इसको कैसे सही किया जाएगा थोड़ी देर में डिस्कस करते हैं, बट एक और कीवर्ड यहाँ पे यूज हम कर सकते हैं, क्या? प्रोटेक्टेड। ठीक है, पब्लिक आपने देखा एक्सेस हो रहा था, प्रोटेक्टेड अगर आप लिखते हो तो क्या ये एक्सेस होगा? क्या 100% एक्सेस होगा। प्रोटेक्टेड का जो कीवर्ड बनाया गया है ये कंप्लीटली इसलिए बनाया गया है कि अब ये आई और जे का यूज सिर्फ और सिर्फ उसका चाइल्ड क्लास ही यूज कर सकता है। और अब इस प्रोग्राम को आप यहाँ पे कंपाइल कीजिए तो आपको जो एरर पहले आ रहा था कोई एरर नहीं आएगा और आउटपुट बिल्कुल परफेक्ट उसी तरीके से आएगा। तो आपको लगेगा कि पब्लिक और प्रोटेक्टेड में कोई डिफरेंस ही नहीं है, नहीं डिफरेंस है। मैं आपको थोड़ा समझाने की कोशिश करता हूं। जैसे ये मान लीजिए कि आपके पेरेंट के पास जो भी प्रॉपर्टी है उसका यूज उसका एक्सेस कौन कर सकता है? सिर्फ आप कर सकते हो, मैं नहीं कर सकता हूं, मैं आउटसाइडर हूं, मैं आपके पेरेंट का चाइल्ड नहीं हूं, इसलिए मैं नहीं कर सकता हूं। समझ में आ रहा है चीजें? तो वहां पे बाय डिफॉल्ट जो है रूल क्या है, बाय डिफॉल्ट रूल क्या होता है कि पेरेंट्स का जो प्रॉपर्टी होता है बाय डिफॉल्ट उसके चाइल्ड को ही जाता है। क्यों? क्योंकि वहां पे वो प्रोटेक्टेड प्रॉपर्टी होता है कि पेरेंट है उसके बाद उसका प्रॉपर्टी चाइल्ड को ऑटोमेटिक चला जाता है। ठीक है, अगर वसीयत नहीं भी बना होता है तो बाय डिफॉल्ट पेरेंट की प्रॉपर्टी जो होता है वो चाइल्ड को एक्सेस हो जाता है क्योंकि वो प्रोटेक्टेड होता है। और अगर पब्लिक है इसका मतलब क्या कि आप भी यूज कर सकते हो अपने पेरेंट्स की प्रॉपर्टी और मैं भी यूज कर सकता हूं, लेकिन मैं उनका पेरेंट नहीं हूं फिर भी मैं उनका चाइल्ड नहीं हूं फिर भी मैं उसको यूज कर सकता हूं। आई होप कि समझ में आया होगा दोनों में डिफरेंस कि पब्लिक मतलब क्या है और प्रोटेक्टेड मतलब क्या है। कंसेप्ट समझ में आया? यस और नो प्लीज मुझे कंफर्म कीजिए कि प्रोटेक्टेड का मतलब सिर्फ और सिर्फ चाइल्ड उसका जो चाइल्ड क्लास होगा वही एक्सेस कर सकता है और पब्लिक का मतलब कि कोई भी एक्सेस कर सकता है। ठीक है, तो ये दोनों कीवर्ड आपको समझ में आ गया होगा। इवन प्राइवेट भी आपको समझ में आया है लेकिन यहाँ पे एरर दिखा रहा था, तो उस एरर को कैसे सही किया जाएगा उसको हम यहाँ पे देखेंगे। प्राइवेट लगाया तो एरर क्या दिखा रहा था। आई और जे को हम डायरेक्टली हम दूसरे क्लास में यूज नहीं कर सकते हैं, तो उसके लिए मैंने आपको एक तरीका बताया था, आई होप कि आप लोगों को याद होगा मैंने क्या बताया था। मैंने एक मेथड हमने क्रिएट कर दिया, मान लो सेट मेथड हमने क्रिएट कर दिया। ठीक है, यहाँ पे हमने क्या रखा, सेट आई जे नाम का एक मेथड बना दिया। मैंने आपको बताया था इसके बारे में, इंटीजर आई और जे नाम अगर सेम होता है तो हम क्या यूज करते हैं, दिस डॉट आई इक्वल्स टू आई। आई होप कि आप लोगों को याद होगा, यस और नो कंफर्म करेंगे मुझे। ये कंसेप्ट समझ में आ रहा है क्या? मैंने बताया था इसके बारे में सभी लोगों को। सभी लोग रिस्पॉन्ड जरूर कीजिए, सिर्फ गिने चुने लोग रिस्पॉन्ड कर रहे हैं। समझ में आ रहा है तो रिस्पॉन्ड जरूर कीजिए, क्योंकि अभी मैं जो भी चीजें बता रहा हूँ पहले से ऑलरेडी मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ इसके बारे में कि प्राइवेट अगर होता है तो कैसे इसको वैल्यू दिया जाता है। प्लस मैं एक और चीज के बारे में बताया था कि कोई भी जो वेरिएबल अगर मैं यूज करता हूँ, जैसे मान लो कि यहाँ पे रिटर्न टाइप अगर इंटीजर यूज कर रहा हूँ और यहाँ पे नाम दे दिया मैंने गेट आई नाम का एक मेथड बनाया, तो आप लोग जानते हो कि अगर इंटीजर होता है तो रिटर्न टाइप क्या होता है, वहां पे हम रिटर्न कीवर्ड यूज करते हैं। आई होप कि आप लोगों को पता होगा, मैंने काफी डिटेल में एक्सप्लेन किया था। वॉइड होता है तो उसमें रिटर्न कीवर्ड यूज नहीं करते हैं। इंटीजर होता है मींस इट विल रिटर्न समथिंग, और मैंने सिंपली क्या लिखा, रिटर्न आई, कि अगर ये मेथड कॉल होगा तो आई की वैल्यू रिटर्न करेगा। मैंने यहाँ पे क्या रखा, इंटीजर, यहाँ पे गेट जे नाम का मेथड बनाया और अगर ये मेथड कॉल होगा तो ये क्या करेगा, जे की वैल्यू को रिटर्न करेगा। क्लियर होगा यहां तक सभी लोगों को अच्छी तरीके से? ठीक है, चलिए अब बात करते हैं कि चलो ठीक है हम
आई और जे को तो डायरेक्ट वैल्यू नहीं दे सकते हैं, मैं इस मेथड के थ्रू दे सकता हूं क्योंकि ये मेथड तो पब्लिक है। तो सेट आई जे मेथड को हम कॉल करेंगे, दो वैल्यू हमें पास करना होगा। तो कहां से, यहां से। ये हम डायरेक्टली वैल्यू यहाँ पे दे रहे थे आई और जे को, आप इसको निकाल दो। मैंने क्या लिखा, बीओ डॉट सेट आई जे मेथड जो ऊपर बनाया हुआ था, यहाँ से हमने वैल्यू पास कर दिया 1020। अब ये वैल्यू 1020 कहाँ पे आएगा, 1020 यहाँ पे आया आई और जे के पास। आई की वैल्यू दिस डॉट आई मतलब इंस्टेंस वेरिएबल को चला जाएगा, जे की वैल्यू फिर दिस डॉट जे मतलब इसको चला जाएगा। यहां तक वैल्यू हमने पहुंचा दिया। चलो ठीक है, एक तो क्लियर हो चुका है। दूसरा क्या कि अब क्लास बी के अंदर यानी चाइल्ड क्लास के अंदर आई और जे आप डायरेक्टली नहीं लिख सकते हो, ठीक है। तो आई और जे तो डायरेक्टली लिख नहीं सकते हैं, तो इसको सही कैसे करेंगे। अगर ये जो मैंने इसके जस्ट नीचे जो मेथड बनाया है, ये वाला मेथड आप देखोगे कि आई को हम डायरेक्टली वहां पे यूज नहीं कर सकते थे, लेकिन इस मेथड को तो कॉल किया जा सकता है। क्यों, क्योंकि ये तो पब्लिक मेथड है, इसको तो हम दूसरे क्लास से कॉल कर ही सकते हैं। तो अगर मैंने इस मेथड को कॉल किया तो ये हमें बाय डिफॉल्ट इंटरनली क्या रिटर्न करके दे देगा, आई की वैल्यू। अगर जे को कॉल किया, गेट जे मेथड को कॉल किया तो हमें क्या दे देगा रिटर्न, जे की वैल्यू। तो जहां पे भी दूसरे क्लास में अगर आपको आई और जे की जरूरत हो, आप सिंपली इस मेथड को कॉल कर दो। डायरेक्टली आई और जे को एक्सेस नहीं कर सकते हैं, इसलिए हम इस मेथड को बना दिया। और अब आप यहाँ पे देखो, जो मैंने यहाँ पे आई लिखा था, यहाँ पे क्या लिख दिया, गेट आई मेथड। तो ये मेथड तो पब्लिक था, ये कॉल होगा, आई की वैल्यू मिल जाएगा। और ये गेट जे मेथड, ये मेथड कॉल होगा, जे की वैल्यू मिल जाएगा। और के तो इसके पास में ही था, तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। बस सॉर्ट आउट हो गया प्रॉब्लम। और अब इस प्रोग्राम को आप रन करके आप देखिए, यहाँ पे जो पहले एरर दिखा रहा था, अब वो एरर आपको यहाँ पे नहीं दिखाएगा। और रन करेंगे, आप देखेंगे 10 20 30 और सभी का एडिशन सेम उसी तरीके से आउटपुट आ रहा है। तो ये मैंने प्राइवेट के थ्रू बताया, ये प्रोटेक्टेड के थ्रू बताया, और इसके ऊपर जो मैंने आपको बताया था, ये पब्लिक के थ्रू बताया। आई होप कि अभी आपको तीनों कीवर्ड के बारे में समझ में आया होगा कि कहाँ पे कौन सा कीवर्ड यूज करेंगे, किस तरीके से एक्सेस करेंगे। आई होप कि आपको 100% समझ में आया होगा कि अगर प्राइवेट है तो हम किस तरीके से यूज हम करते हैं, और दूसरे क्लास में जाके हम किस तरीके से यूज करते हैं। इसलिए ये सब चीजें पहले मैं आपको यहाँ पे इम्प्लीमेंटेशन करके आपको दिखा चुका था कि कंसेप्ट क्या है, और यहाँ पे एक्चुअल में आपको इम्प्लीमेंटेशन करके आपको दिखा रहा हूँ। क्लियर है यहाँ तक, मुझे कंफर्म करेंगे क्या, सभी लोगों को समझ में आया। तो सिंगल इनहेरिटेंस के अंदर एक सुपर क्लास, एक चाइल्ड क्लास, उसके अंदर कोई वेरिएबल पब्लिक है तो कैसे एक्सेस होगा, प्राइवेट है तो कैसे एक्सेस होगा, प्रोटेक्टेड है तो कैसे एक्सेस होगा। और तीनों कीवर्ड का एक्चुअल मीनिंग आपको यहाँ पे बेहतर तरीके से समझ में आया होगा। और इंटरव्यू में अगर आपसे पूछा जाएगा तो आप बेहतर तरीके से आंसर आप कर पाएंगे, और सभी चीज के बारे में काफी डिटेल में आप बता सकते हो कि क्या सब चीजें यहाँ पे हो सकता है। चलिए, अब हम लोग यहाँ पे देखेंगे क्या कि ये तो हमारा हो गया सिंगल इनहेरिटेंस का कंसेप्ट। दूसरा कंसेप्ट क्या था हमारा, दूसरा जो टाइप था इनहेरिटेंस का क्या था, मल्टी लेवल था। मल्टी लेवल में कैसे था, ए का चाइल्ड बी, बी का चाइल्ड सी, सी का चाइल्ड डी, कुछ इस तरीके से था। मैं उसको भी यहाँ पे एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा, और इसे आप यहाँ पे समझिए कि कैसे हो सकता है। प्राइवेट मेथड को प्राइवेट नहीं कर सकते हैं, मेथड को प्राइवेट करेंगे तो कॉल ही नहीं होगा, क्योंकि अगर आप इसी को, अगर मैं बात करता हूँ इसको मैंने प्राइवेट कर दिया, ये किसी काम का नहीं होगा ना। क्योंकि मेथड अगर बनाते हो तो कहीं से कहीं दूसरी जगह से कॉल किया जाता है, तो मेथड को हम प्राइवेट नहीं करते हैं, ठीक है। मेथड हमेशा पब्लिक ही होता है, इस बात को ध्यान रखना। पब्लिक हो सकता है या प्रोटेक्टेड हो सकता है, प्राइवेट करोगे तो इसको हम बाहर से कॉल ही नहीं कर सकते, और कॉल बाहर से नहीं होगा तो फिर तो कुछ मतलब ही नहीं है। समझ में आ रहा होगा, जिन्होंने क्वेश्चन पूछा है क्लियर होगा उनको, ठीक है। चलिए, अब यहाँ पे हम लोग बात करते हैं क्या कि मल्टी लेवल। देखो मल्टी लेवल का स्ट्रक्चर कैसे होगा, और ये आप बहुत आसानी से आप यहाँ पे बताते चले जाओगे। मान लो कि इंटीजर एक्स रखा, मैंने एक मेथड बना दिया है यहाँ पे, क्या, पब्लिक वॉइड सो एक्स नाम का मेथड बनाया। नाम से समझ में आ जाएगा सो एक्स है, यानी एक्स की वैल्यू को ये डिस्प्ले करेगा, ठीक है। क्लास बी एक्सटेंड्स ए, और इस क्लास के अंदर मैंने क्या किया यहाँ पे, ये क्लास बी के अंदर में हमने ले लिया यहाँ पे वाई, वेरिएबल का नाम y है, और ये y को डिस्प्ले कर रहा है, क्लास b हो चुका है। अब यहाँ पे क्लास c एक्सटेंस क्या लिखेंगे, कोई बता सकते हो, क्लास c का पेरेंट कौन होगा, यस, क्लास c का पेरेंट कौन होगा, b होगा, ठीक है ना। क्लास c का पेरेंट b होगा, और इस क्लास c के अंदर में हमने एक वेरिएबल ले लिया z, यहाँ पे मेथड का नाम दे दिया सो z, और यहाँ पे z की वैल्यू डिस्प्ले कर रहा है। चलो क्लास c हो गया। क्लास d एक्सटेंड्स क्या लिखेंगे, c होगा, क्लास है ना। तो यहाँ पे क्लास d का पेरेंट कौन होगा, c होगा।
और आप देखो कि क्लास बी में मैं कोई वेरिएबल डिक्लेयर ही नहीं कर रहा हूँ, डायरेक्टली मैंने एक मेथड बना दिया, सम नाम का एक मेथड बना दिया, और यहाँ पे एक वेरिएबल डिक्लेयर कर लिया s इक्वल्स टू क्या लिख रहा हूँ, x प्लस वाई प्लस जेड। आप देखोगे क्या कि इसके पास ना x है, डी क्लास के पास ना x है, ना y है, ना z है, ये सभी अपने पेरेंट्स से यहाँ पे इनहेरिट कर लिया है। और फिर आप इसको प्रिंट कर दो आप, है ना। और यहाँ पे हमने क्या प्रिंट कर दिया कि सम एज प्लस s को हमने प्रिंट कर दिया। क्लियर होगा यहाँ तक, ठीक है। अब हम बात करते हैं क्या, मेन क्लास पे। तो यहाँ पे इनहेरिटेंस हो रहा है, आपको समझ में आ गया होगा कि डी के पास कोई वेरिएबल था नहीं, फिर भी उसने अपने पेरेंट्स से ले लिया है। चलिए अब आप लोग मुझे बताओ कि ऑब्जेक्ट हमें किसके लिए बनाना चाहिए, क्या लग रहा है। यहाँ पे ए सुपर है, बी उसका चाइल्ड, है ना, फिर बी का चाइल्ड सी, सी का चाइल्ड डी, कुछ इस तरीके से। तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट हमें किसके लिए बनाना चाहिए, रूल आप जानते हो कि हम हमेशा ऑब्जेक्ट हम चाइल्ड क्लास के लिए बनाते हैं। लेकिन यहाँ पे तो बी चाइल्ड है, सी चाइल्ड है, डी भी चाइल्ड है, तो हमें ऑब्जेक्ट किसके लिए बनाना चाहिए। क्या हो सकता है आंसर आप लोगों का। एक आंसर मेरे पास आया है, यस, बिल्कुल सभी लोग करेक्ट आंसर दे रहे हैं, कुछ कुछ लोग गलत बता रहे हैं, बट मैक्सिमम लोग सही आंसर दे रहे हैं। देखिए डी सबसे नीचे है ना, इसलिए डी देखो ऊपर एक्स वाई जेड सबको एक्सेस कर लिया है। यानी अगर मैं डी का ऑब्जेक्ट बनाऊं तो डी के ऑब्जेक्ट से हम सी बी ए तीनों को एक्सेस हम कर सकते हैं, राइट। तो सेम उसी तरीके से आपको यहाँ पे ये समझना है कि अगर हमने डी के लिए ऑब्जेक्ट बनाया तो डी के ऑब्जेक्ट से हम सबको हम यहाँ पे कर सकते हैं, ठीक है। तो अब मैंने यहाँ पे क्या किया, डी के लिए ऑब्जेक्ट में क्रिएट कर रहा हूँ, डी न्यू डी, है ना। और डी से अब मैं देखो आप यहाँ पे एक्स को वैल्यू दे रहा हूँ, यानी सुपर क्लास यानी ए वाले को दे रहा हूँ, यहाँ पे बी को दे दिया, यहाँ पे मैंने जेड को दे दिया। सो एक्स मेथड को कॉल कर दिया, एक्स डिस्प्ले हो जाएगा। यहाँ पे सो वाई को कॉल कर दिया, वाई डिस्प्ले हो जाएगा। सो जेड को कॉल कर दिया, जेड डिस्प्ले हो जाएगा। और डी डॉट सम को कॉल कर दिया, है ना। जैसे सम कॉल होगा, सम यहाँ पे सभी वैल्यू डिस्प्ले हो जाएगा। और यहाँ पे एक ही ऑब्जेक्ट से मैंने ऊपर सभी को एक्सेस कर लिया। और अभी आप यहाँ पे देखेंगे क्या कि इस प्रोग्राम को कंपाइल कीजिए, हमने इसको कंपाइल किया, सब ठीक है, रन कीजिए, देखिए आंसर उसी तरीके से आ रहा है हमारे पास। लेकिन ये प्रोग्राम कैसे हमने किया, मल्टी लेवल इनहेरिटेंस के थ्रू हमने किया। आई होप कि ये चीज समझ में आया होगा कि मल्टी लेवल किस तरीके से काम करता है, ठीक है। और अब आप बताओ कि अगर यहाँ पे ये हो गया प्राइवेट, है ना, फिर ये भी हो गया यहाँ पे प्राइवेट, और ये भी हो गया प्राइवेट। तो आप जानते हो कि प्राइवेट होने का मतलब आप यहाँ पे एक्स वाई जेड एक्सेस नहीं कर सकते हैं, आप इसको डायरेक्ट वैल्यू नहीं दे सकते, यानी 3 3 6 यहाँ पे 3 एरर्स यहाँ पे और 3 एरर्स यहाँ पे आना चाहिए। इसको आप कंपाइल करके आप देखें, जैसे कंपाइल करेंगे आप देखो एग्जैक्ट 6 एरर्स दिखा रहा है। कंसेप्ट आपको समझ में आ गया होगा, यहाँ पे 100% समझ में आ रहा होगा, यस नो कंफर्म जरूर करेंगे मुझे, ठीक है। तो इसको कैसे सही किया जाएगा, मैंने आपको तरीका भी आपको जस्ट बताया है कि कैसे इसको सही किया जाएगा। मैंने यहाँ पे क्या करना है, एक मेथड क्रिएट कर लो, मैंने नाम दे दिया क्या, सेट एक्स नाम दे दिया। यहाँ पे हमने क्या वेरिएबल रखे, सेम अगर रखते हैं तो यहाँ पे हमें क्या यूज करना होगा, दिस डॉट एक्स इक्वल्स टू एक्स, क्लियर होगा। दूसरा एक और मेथड क्रिएट करना होगा, हमने यहाँ पे रिटर्न टाइप क्या रखेंगे, इंटीजर, और यहाँ पे नाम क्या दे दिया, गेट एक्स। और इंटीजर होता है तो क्या कीवर्ड यूज करते हैं हम लोग, रिटर्न एक्स, डिस्कस कर चुके हैं, क्लियर होगा ये चीज। यहाँ पे ये प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो गया एक्स के लिए। सेम चीज हमें करना होगा किसके लिए, यहाँ पे वाई के लिए भी। मैंने क्या किया, पब्लिक वाइड सेट वाई, समझ में आ रहा होगा सभी लोगों को, ठीक है। और फिर यहाँ पे क्या करेंगे, दिस डॉट वाई इक्वल्स टू वाई, बस वही चीज कर रहा हूँ और कुछ नया नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। और यहाँ पे रिटर्न टाइप क्या हो जाएगा, गेट वाई नाम का मेथड, और मेथड का नाम मैं मीनिंगफुल दे रहा हूँ, आप नाम कुछ भी रख सकते हो, ठीक है। यहाँ पे रिटर्न वाई ये दे देगा, ये बी का हो गया। अच्छा चलो अब यहाँ की बात करते हैं, फिर से यहाँ पे मैंने क्या किया, पब्लिक वाइड सेट जेड रखा, इंट जेड, और यहाँ पे क्या लिखेंगे, दिस डॉट जेड इक्वल्स टू जेड रखेंगे। और यहाँ पे हमने पब्लिक पब्लिक इंटीजर रिटर्न टाइप और गेट जेड नाम का मेथड दे दिया कि जेड की वैल्यू को रिटर्न कर देगा, रिटर्न जेड। अभी ये जो प्रोसेस मैंने किया सभी लोगों को समझ में आया, रिस्पॉन्ड जरूर कीजिएगा मुझे, कुछ नया नहीं कर रहा हूँ, बस वही चीज वहां पे एक ही क्लास था, यहाँ पे हमारे सभी क्लासेस में करना था। तो ये चीज सभी लोगों को क्लियर जरूर होना चाहिए, ठीक है। अब आप यहाँ पे आ जाओ, अब यहाँ पे क्या लिखेंगे, एक्स तो हम नहीं लिख सकते, क्या लिखेंगे, गेट एक्स मेथड। तो ये मेथड जैसे कॉल होगा एक्स की वैल्यू मिल जाएगा, ये मेथड जैसे हम लिखेंगे वाई की वैल्यू मिल जाएगा, ये मेथड जैसे हम लिखेंगे जेड की वैल्यू मिल जाएगा, दैट्स इट, खत्म कहानी। और यहाँ पे हम डायरेक्टली वैल्यू नहीं दे सकते हैं इसको, है ना।
तो डी डॉट क्या लिखेंगे, सेट एक्स के थ्रू वैल्यू देंगे उसको, है ना। तो यहाँ पे मान लो कि दे दिया 10, ठीक है। सेम उसी तरीके से यहाँ पे कुछ इस तरीके से रखेंगे, सेट वाई और सेट जेड। यहाँ पे मान लो मैंने दे दिया 20, यहाँ पे दे दिया हमने 30, ठीक है, बस हो गया खत्म। और आप इस प्रोग्राम को आप कंपाइल करके देखिए कि सब कुछ सही हो रहा है क्या। कंपाइल कीजिए, ऑल ओके है, रन कीजिए, आप देखो आउटपुट सेम, मतलब मैं आउटपुट सेम रख रहा हूँ और लेकिन आपको अलग अलग तरीके से उसी चीज को आपको करके दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि आप बेहतर तरीके से कंसेप्ट को समझ पाएंगे। तो समझ में आया कि पब्लिक और प्रोटेक्टेड अगर है तो क्लियर ही है, उसको मुझे बताने की जरूरत नहीं, वो चीज सिंपल तरीके से आप समझ चुके हो। तो ये हमारा हो जाता है कंसेप्ट क्या, कि अगर हमें मल्टी लेवल में पब्लिक से कैसे होगा, प्राइवेट से कैसे होगा, और प्रोटेक्टेड लगा दिया तो आराम से वहां पे हो ही जाता है, ठीक है। तो दोनों ही कंसेप्ट आपको यहाँ पे बेहतर तरीके से समझ में आ गया होगा। किसी को यहाँ पे डाउट है या नहीं है, ऑल क्लियर यहाँ तक है क्या, 100% चीजें समझ में आ रहा है। चलिए, तो अभी आपको एडवांटेज समझ में आ रहा होगा कि इनहेरिटेंस का एडवांटेज क्या है, ठीक है। अब हम बात करते हैं थर्ड टाइप। थर्ड टाइप क्या है, वो है हायरार्की इनहेरिटेंस। हायरार्की में क्या होता है, मैंने क्या बताया था स्ट्रक्चर, एक पेरेंट मल्टीपल चाइल्ड, है ना। तो यहाँ पे हम लोग कुछ इस तरीके से हम लोग कोडिंग करेंगे क्या, कि क्लास ए हमने यहाँ पे रखा है। देखिए, क्लास ए के अंदर मैंने डायरेक्टली एक मेथड बना दिया। मेथड का नाम हमने क्या दे दिया, सो नाम का एक मेथड दे दिया। इसके अंदर दो पैरामीटर हमें डिक्लेयर कर दिया, और अगर ये मेथड कॉल होगा तो ये सिंपली हमें एडिशन करके दे देगा। और मैं यहाँ पे प्रिंट कर देता हूँ क्या, कि सम एज प्लस जेड को प्रिंट कर देगा। एकदम सिंपल सारा काम, सो मेथड है, ये कॉल होगा, ये दो पैरामीटर है, दोनों का एडिशन करके हमने प्रिंट कर दिया। अब दूसरा क्लास क्रिएट करता हूँ, क्लास बी एक्सटेंड्स ए, यानी बी चाइल्ड है ए का। तो अब आप लोग बताओ कि क्या बी इस मेथड को यूज कर सकता है क्या, क्योंकि चाइल्ड है तो कर ही सकता है ना, यस और नो, कर सकता है। मैंने सेम उसी को कॉपी करके यहाँ पे रख दिया, लेकिन अब यहाँ पे क्या किया, मेथड का नाम वही है, पैरामीटर भी वही है, लेकिन इसने क्या किया, प्लस नहीं करके यहाँ पे मान लो मैंने माइनस कर दिया, यहाँ पे क्या लिख दिया, सब्ट्रैक्शन, ठीक है। ओके, ये क्लास बी हो गया। क्लास सी एक्सटेंड्स ए, यानी इसका भी पेरेंट कौन है, ए है, तो यहाँ पे भी वही सेम मेथड यूज होगा, और यहाँ पे मैंने कर दिया क्या, मल्टीप्लीकेशन कर दिया, ठीक है, यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन कर दिया। क्लास डी एक्सटेंड्स ए, सबका पेरेंट ए ही है, और यहाँ पे भी वही मेथड यूज कर लिया हमने, और यहाँ पे डिवीजन हमने परफॉर्म करा दिया, ठीक है। तो आप देखेंगे क्या, कि क्लास ए एक सुपर क्लास है, उसका चाइल्ड है बी, वही मेथड यूज कर लिया उसमें, क्लास सी ने भी वही मेथड यूज किया, डी ने भी वही मेथड यूज किया, क्यों, क्योंकि तीनों ही चाइल्ड, यानी डी की बात करें, सी की बात करें या बी की बात करें, तीनों ही चाइल्ड क्लास है किसका, ए का, और ए के पास जो मेथड था वही मेथड को यहाँ पे सभी ने यूज किया है। तो आप देखेंगे कि मेथड का नाम तो सेम है और पैरामीटर भी सेम है। अगर आप लोगों को याद होगा, लास्ट सेशन में मैंने आप लोगों को बताया था, एक कंसेप्ट बताया था, क्या बताया था, मेथड ओवरलोडिंग। उसका डेफिनेशन मैंने क्या बताया था, कि मेथड का नाम सेम था, पैरामीटर डिफरेंट था। लेकिन यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, मेथड का नाम भी सेम है, जो पेरेंट क्लास के पास सो नाम का मेथड है वही उसके सभी चाइल्ड के पास में है, लेकिन पैरामीटर भी दो पैरामीटर है, वही पैरामीटर उसके सभी चाइल्ड क्लास के पास में है, यानी मेथड का नाम और पैरामीटर दोनों ही सेम हो। तो इस कंसेप्ट को क्या कहते हैं, इस कंसेप्ट को हम क्या कहते हैं, कोई बताएगा, इसको कहते हैं ओवर, कल मैंने क्या बताया, लोडिंग बताया था, आज मैं बता रहा हूं राइडिंग। इसको क्या कहते हैं, ओवर राइडिंग। यानी इसको डिफाइन कैसे करेंगे, कि सेम मेथड नेम विथ सेम पैरामीटर, मतलब दोनों ही चीज सेम है। कल जो बताया था मैंने क्या, सेम मेथड नेम विथ डिफरेंट पैरामीटर, और आज मैं आपको बता रहा हूं कि मेथड का नाम भी सेम है और पैरामीटर भी सेम है। डिफरेंस समझ में आ रहा है, यस और नो, प्लीज मुझे कंफर्म कीजिए। यहाँ पे जो कंसेप्ट बहुत इंपोर्टेंट कंसेप्ट है ये, मेथड ओवरराइडिंग का कंसेप्ट, ठीक है। तो अब यहाँ पे, अब आप लोग मुझे बताओ कि अगर इस तरीके से अगर है यहाँ पे, तो अब ऑब्जेक्ट आप किसके लिए बनाओगे, क्योंकि यहाँ पे एक पेरेंट है और तीन चाइल्ड है, बी सी और डी। तो कैसे, किसके लिए ऑब्जेक्ट बनाना चाहिए, ए के लिए
आप में से कोई बता रहा है ए कैसे? अगर ए तो पेरेंट है, ए के ऑब्जेक्ट से हम बी को एक्सेस कर ही नहीं सकते, राइट? किसके लिए ऑब्जेक्ट बनाना चाहिए? देखिए, अगर आप यहाँ पे, अगर आप बी के लिए ऑब्जेक्ट बनाते हो, अच्छा ये बताओ मुझे कि अगर मैं बी के लिए ऑब्जेक्ट बनाता हूँ तो बी के ऑब्जेक्ट से कौन कौन से क्लास के मेंबर को एक्सेस कर सकते हो आप? सिंपल मुझे बताओ, अभी नीचे छोड़ दो। अगर बी के लिए ऑब्जेक्ट बनाता हूँ तो बी के ऑब्जेक्ट से किस किस को कॉल किया जा सकता है? बी के ऑब्जेक्ट से हम सी को कॉल कैसे कॉल कर सकते हैं? बी के ऑब्जेक्ट चाइल्ड आपस में लिंक बिल्कुल नहीं है, यहाँ पे चाइल्ड आपस में लिंक नहीं है। अभी देखो लिंकिंग कैसे होता है यहाँ पे, यहाँ पे बी एक्सटेंड्स ए, तो बी सिर्फ ए से लिंक है। बी के ऑब्जेक्ट से आप ना सी को कॉल कर सकते हो, ना ही डी को कॉल कर सकते हो। आपको ये देखना है कि डी किसके साथ लिंक है, ए के साथ। ए इसका पेरेंट है, तो डी के ऑब्जेक्ट से हम ए को एक्सेस कर सकते हैं, सी के ऑब्जेक्ट से हम ए को एक्सेस कर सकते हैं, बी के ऑब्जेक्ट से हम ए को एक्सेस कर सकते हैं। समझ में आ रहा होगा? ठीक है। तो यहाँ पे बी के ऑब्जेक्ट से हम लोग बी खुद को कॉल कर सकता है और प्लस ए को कॉल कर सकता है। फिर से अगर मैं बोलूं कि सी के ऑब्जेक्ट से किसको किसको कॉल किया जा सकता है, सी के ऑब्जेक्ट से सी खुद को कॉल करेगा और ए के मेथड को भी कॉल करेगा। लेकिन अब यहाँ पे एक चीज कंसेप्ट आपको समझ में आ चुका होगा। इनहेरिटेंस का जो कंसेप्ट था, मैंने आपको बताया था कि चाइल्ड के ऑब्जेक्ट से चाइल्ड खुद के मेंबर को कॉल कर सकता है और अपने पेरेंट वाले को भी कॉल कर सकता है। लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम क्या होगा कि पेरेंट के पास जो मेथड का नाम है वही सेम मेथड चाइल्ड के पास भी है। तो अगर मैं बी के लिए ऑब्जेक्ट बनाता हूं, चलो यहाँ पे देखो, सबसे पहले मैं ऑब्जेक्ट बनाता हूं बी के लिए। बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट बता रहा हूं, बहुत बारीकी समझने की कोशिश कीजिएगा। डाउट होगा तो प्लीज बेहिचक पूछिए। यहाँ मैंने क्या लिखा, बी के लिए ऑब्जेक्ट बनाया। अब बी के ऑब्जेक्ट से मैं कॉल कर रहा हूँ शो मेथड को, और यहाँ पे दो पैरामीटर था, दो वैल्यू यहाँ पे मैं पास कर रहा हूँ। ठीक है, 10 20 दे दिया। ठीक है, और इसी ऑब्जेक्ट से मैं चाहता हूं क्या कि शो मेथड, बी खुद के शो मेथड को कॉल करे और फिर बी पेरेंट वाले मेथड को कॉल करे, लेकिन नाम तो सेम है। कंपाइलर यहाँ पे कैसे समझेगा कि आप कौन से शो की बात कर रहे हो, है ना? यहाँ पे तो ये चीज क्लियर नहीं हो रहा है कि ये सुपर क्लास का है और ये चाइल्ड क्लास का, ये बी क्लास का। यहाँ पे समझ में नहीं आ रहा है। तो ऐसा जब भी सिचुएशन आता है तो कंपाइलर क्या करता है, वो देखता ये है कि शो मेथड को कॉल करने के लिए आपने ऑब्जेक्ट किसका यूज किया है। ऐसा कब हो रहा है, जब मेथड का नाम दोनों में सेम हो, उस वक्त ऐसा चीज होता है कि वो देखता है कि मेथड का नाम दोनों में सेम है। ओके, तो उस वक्त क्या करेगा, ऑब्जेक्ट देखेगा। ऑब्जेक्ट किसका है, बी का। तो ये क्या करेगा, दोनों ही टाइम बी का जो मेथड शो मेथड है उसी को कॉल कर देगा। और बी वाले में हमने कौन सा कैलकुलेशन कर रहे हैं, माइनस। दो बार आपको सब्ट्रैक्शन का ही आउटपुट दिखाएगा, यानी ए वाला जो शो मेथड है वो कॉल नहीं होगा। आप यहाँ पे देखना चाहेंगे, आप इसको कंपाइल करते हैं और अब आप यहाँ पे देखिए, देखो आप सब्ट्रैक्शन ही आपको दो बार दिखा रहा है, लेकिन वही नाम अलग अलग होता तो कोई प्रॉब्लम नहीं होता, प्रॉपर तरीके से काम करता। मान लो यहाँ पे मैं आपको चेकआउट करके अब दिखा दूं, शो वन और शो टू कर दिया, है ना? तो ये बिल्कुल परफेक्ट काम करता है। यहाँ पे लिख दो शो वन, यहाँ पे लिखो शो टू, ये बिल्कुल यहाँ पे ये पहला वाला प्लस देता और दूसरा वाला माइनस देता। अगर मेथड का नाम अलग अलग है, वहां पे कोई कंफ्यूजन नहीं हो रहा है, फिर आपको प्रॉपर तरीके से आपको सम और सब्ट्रैक्शन दिखा रहा है। लेकिन यहाँ पे मेथड का नाम ऐसा नहीं है, मेथड का नाम बिल्कुल सेम रखा गया। उस वक्त क्या प्रॉब्लम आया, अभी आपको दोनों में डिफरेंस समझ में आया, आ रहा है कि क्या क्या इश्यू यहाँ पे आ रहा है। सेम उसी तरीके से अगर आपने सी के लिए ऑब्जेक्ट बनाया, सी के ऑब्जेक्ट से शो को कॉल किया और आप चाहते हो कि इस शो को भी कॉल करें, तो आउटपुट आपको सिर्फ सी वाला ही दो बार आ जाएगा, यानी ए वाला पहुंचेगा नहीं। तो इसका सॉल्यूशन क्या होगा, इसका सॉल्यूशन ये होगा कि जब भी ऐसा सिचुएशन हो, आप सभी क्लास के लिए सेपरेट ऑब्जेक्ट बना दो। आप यहाँ पे ए के लिए भी मैंने ऑब्जेक्ट बना दिया, ठीक है, बी के लिए भी ऑब्जेक्ट बनाया, यहाँ पे मैंने सी के लिए भी ऑब्जेक्ट बनाया और डी के लिए भी यहाँ पे ऑब्जेक्ट बना दिया। और अब आप यहाँ पे क्या करो, ए ओ बी ओ, तो यहाँ पे अब कोई कंफ्यूजन यहाँ पे नहीं होगा और आपको आउटपुट प्रॉपर तरीके से आपको दिखेगा। यहाँ पे सी का ऑब्जेक्ट, क्योंकि यहाँ पे क्या चेक करेगा, वो ऑब्जेक्ट देखेगा। नाम अगर सेम है, मेथड का नाम सेम है, पैरामीटर भी सेम है, तो वो ऑब्जेक्ट चेक करेगा। AO मतलब ए का ऑब्जेक्ट, यानी ये ए वाला आउटपुट आ जाएगा। BO इज द ऑब्जेक्ट ऑफ बी, तो बी का शो मेथड कॉल हो जाएगा। CO इज द ऑब्जेक्ट ऑफ सी, सी वाला कॉल हो जाएगा। आई होप कि अभी समझ में आया होगा आप लोगों को। और जब इस प्रोग्राम को मैं कंपाइल करता हूं और अब आप रन करके देखें, देखो आप सम सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन डिवीजन प्रॉपर तरीके से आ रहा है। और इसी कंसेप्ट को क्या कहते हैं, ओवरराइड होना। यानी कि जो सुपर क्लास में जो मेथड शो नाम का मेथड था जो प्लस दे रहा था, वही चाइल्ड क्लास में आके आपको क्या दिखा रहा है, माइनस दिखा रहा है। ठीक है, तो इसी को क्या कहते हैं, ओवरराइड करना, कि जो पहले जो दिखा रहा था प्लस, वही मेथड चाइल्ड क्लास में आके माइनस दे रहा है, वही सी क्लास में आके मल्टीप्लीकेशन दे रहा है, वही मेथड डी में आके
सो यानी यहाँ पे आके डिवीजन आपको दिखा रहा है। तो अभी आपको ये चीज समझ में आया होगा कि यहाँ पे ओवरराइड का क्या कंसेप्ट है, और ओवरराइड अगर होता है तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट से आइडेंटिफिकेशन करना पड़ता है। और कल जो मैंने आपको बताया था ओवरलोडिंग, वहां पे क्या हो रहा था, पैरामीटर से आइडेंटिफिकेशन हो रहा था, क्योंकि पैरामीटर वहां पे सबका डिफरेंट हुआ था। आई होप ये कंसेप्ट समझ में आया होगा, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। और आपको इंटरव्यू में पूछा भी जाता है कि व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन मेथड ओवरलोडिंग एंड ओवरराइडिंग। तो आपको क्या बताना है, मेथड ओवरलोडिंग का मतलब क्या बताया था, मेथड का नाम सेम होगा, पैरामीटर डिफरेंट होगा। मेथड ओवरराइडिंग का मतलब क्या, दोनों ही सेम होगा, मेथड का नाम और पैरामीटर दोनों ही सेम होगा। आइडेंटिफिकेशन करने के लिए आपको क्या चेक करना पड़ता था कल वहां पे, लास्ट सेशन में बताया था कि पैरामीटर से वहां पे आइडेंटिफिकेशन होता था कि कौन से मेथड को कॉल जाएगा। लेकिन आज अभी जो बता रहा हूं ये आपको बता रहा हूं क्या, कि इस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट से आइडेंटिफाई होता है कि कौन से क्लास का कौन सा मेथड कॉल होगा। क्लियर होगा यहां तक? 100% मुझे रिस्पॉन्ड कीजिए सभी लोग कि समझ में आया ये कंसेप्ट क्या हो रहा है यहाँ पे। ठीक है, अब बात करते हैं क्या, इसी प्रोग्राम को थोड़ा सा और मॉडिफाई करते हैं और थोड़ा सा सिक्योरिटी इसमें इनेबल करते हैं। कैसे, वो देखिए अभी आप। अगर आप यहाँ पे देखेंगे क्या, कि हमने यहाँ पे ऑब्जेक्ट सभी के लिए बना दिया है, ठीक है, ओके। अच्छा, अभी आप देखो क्या, कि मैं यहाँ पे बीच में कुछ कोड लिख रहा हूँ, इंटीजर x इक्वल्स टू 10, ठीक है, मान लो कुछ भी यहाँ पे लिखता हूँ। तो इंटीजर क्या है यहाँ पे, सब लोग मुझे बताएंगे कि ये एक प्रिमिटिव डेटा टाइप है, जिसमें आप सिर्फ होल नंबर को स्टोर कर सकते हो। इसका मतलब समझ में सभी लोगों को आ रहा होगा, बहुत इजी कंसेप्ट है, बहुत डे वन में डे टू में आप लोगों को ये चीज बताया होगा। तो इंटीजर एक डेटा टाइप है, एक्स वेरिएबल का नाम है और ये उसकी वैल्यू है, ये सभी लोगों को क्लियर होगा। लेकिन आज अभी आपको एक नया कंसेप्ट आपको बता रहा हूं क्या, इंटीजर की जगह पे मैंने सुपर क्लास का नाम लिखता हूं। सुपर क्लास का नाम क्या है, ए। एक्स की जगह पे कोई वेरिएबल नाम दे दिया मैंने, एक रेफ, नाम कुछ भी दे सकते हो, ठीक है, कुछ इस तरीके से। तो अब इसमें वैल्यू क्या स्टोर करेंगे, ठीक है, जैसे क्या था, तो यहाँ पे ए अब क्या है, ये भी एक डेटा टाइप है, बट ये एक यूजर डिफाइंड डेटा टाइप है, यानी नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप। मैंने जो आपको बताया था डेटा टाइप जो होता है क्या होता है, दो टाइप से होता है, एक प्रिमिटिव एक नॉन प्रिमिटिव। प्रिमिटिव मतलब क्या, जो पहले से बना हुआ है, इनबिल्ट है, जैसे इंटीजर है, ये पहले से बना हुआ है। लेकिन ए मैंने खुद से बनाया, ये क्लास का जो नाम है उसको एज अ डेटा टाइप में यूज कर रहा हूं, और एक्स वेरिएबल का नाम था उसकी जगह पर रेफ यूज कर दिया। तो अब आपके माइंड में ये क्वेश्चन आता होगा कि अगर यहाँ पे इंटीजर था तब तो मैंने, चलो ठीक है, इंटीजर टाइप की वैल्यू जो होल नंबर था उसको मैंने स्टोर कर दिया, लेकिन यहाँ पे हम क्या स्टोर करेंगे, इस रेफ में क्या स्टोर करेंगे। तो जब भी किसी क्लास का नाम एज अ डेटा टाइप यूज करते हैं तो उसके ऑब्जेक्ट को स्टोर करते हैं। तो इसमें आप क्या स्टोर कर सकते हो, एओ को स्टोर कर सकते हो। ये चीज समझ में आई, ये दोनों लाइन को मैं कंपेरिजन करके आपको बताने की कोशिश किया। ये यूजर डिफाइंड डेटा टाइप है और ये पहले से इनबिल्ट डेटा टाइप है। ये दो लाइन जो मैंने आपको बताया है अच्छी तरीके से समझ में आया, यस और नो प्लीज मुझे कंफर्म कीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है ये, प्लीज रिस्पॉन्ड। ठीक है, अब अगर ये चीज समझ में आ चुका है तो अब ये ऊपर वाले लाइन को मैं हटा देता हूं। अच्छा, अब ये बताओ कि इस रेफ का यूज कौन कौन कर सकता है। इस रेफ का यूज बी क्लास कर सकता है, सी क्लास कर सकता है, डी क्लास कर सकता है क्या, बिल्कुल कर सकता है। क्यों, क्योंकि ए तो सुपर क्लास है ना। तो सुपर क्लास का जो यहाँ पे वेरिएबल है, राइट, सुपर क्लास का यहाँ पे जो सुपर क्लास का जो वेरिएबल हमने जो क्रिएट किया है, राइट, इसका यहाँ पे हम क्या यूज कर सकते हैं, बीसीडी यूज कर सकता है ना। तो अब मैं यहाँ पे क्या, पहले ऐसे रखता हूँ कि चलो ठीक है, ए रेफ रखा मैंने, अब क्या किया, इस रेफ में किसको असाइन कर सकते हैं, एओ है ना, एओ को, यानी ए का ऑब्जेक्ट इसमें रख दिया। अब आप बताओ कि ये जो मैंने नीचे जो लिखा था ना, एओ, एओ की जगह पे क्या लिखा जा सकता है, सभी लोगों से मैं आंसर चाहूंगा। एओ की वैल्यू मैंने असाइन किया है, एओ को किस में असाइन किया, रेफ में। तो अब इस एओ की जगह पे क्या लिखा जा सकता है, बिल्कुल सही बता रहे हैं आप लोग, यहाँ पे क्या लिखा जा सकता है, रेफ। और आउटपुट किसका आएगा, ये आउटपुट किसका आएगा, इसका पहले वाला जो आउटपुट कितना आना चाहिए था, ये ए वाला ऑब्जेक्ट है, इसमें गया तो आउटपुट आपको ऑब्वियसली कौन सा आएगा, प्लस वाला आएगा, यानी ए क्लास में जो एडिशन कर रहे थे वो आपको यहाँ पे आपको दिखा देगा 30 आंसर आ जाएगा। सेम उसी तरीके से ये, चलो ये पार्ट हो गया, यहाँ पे आंसर आपको 30 दिखा देगा। अब फिर से मैंने वही रेफ यूज कर रहा हूँ, अब मैंने बी का ऑब्जेक्ट डाल दिया, क्योंकि ये तो कर सकते हैं, बी का ऑब्जेक्ट भी इसमें रख सकते हैं क्योंकि बी उसका चाइल्ड है। तो अब यहाँ पे बी की जगह पे फिर से क्या यूज करेंगे, रेफ यूज करेंगे, और ये आउटपुट आपको क्या दे देगा, माइनस वाला दे देगा। और सेम प्रोसेस हमें रेफ इक्वल्स टू सी ओ,
अब यहाँ पे इस CO की जगह पे रेफ यूज करेंगे, ये आउटपुट क्या दे देगा, मल्टीप्लीकेशन, और फिर यहाँ पे रेफ इक्वल्स टू डी करेंगे और यहाँ पे क्या लिख देंगे, रेफ डॉट शो। ठीक है। अब आप कहेंगे क्या कि इतना कॉम्प्लिकेटेड क्यों मैं कर रहा हूं, पहले भी तो वही सब चीजें हो रहा था। यहाँ पे है इट्स कंप्लीटली ऑल अबाउट द सिक्योरिटी। ठीक है, यानी एक ही चीज को का मेनी फॉर्म में बना रहा हूं। कैसे, अब देखो, आप बारीकी से देखो, जो चार मैंने सेलेक्ट किया है, जो इसका बैकग्राउंड ग्रीन है, आपको दिखने में बिल्कुल एक जैसा लग रहा होगा। देखो, रेफ डॉट शो यहाँ पे भी बिल्कुल सेम है ना, यहाँ पे भी बिल्कुल सेम, चार लाइन जो है बिल्कुल सेम लिखा हुआ है, बट आउटपुट आपको अलग अलग आएगा। कैसे आएगा, मैं सेव करता हूं और इसको मैं रन करके आपको दिखाता हूं। यहाँ पे इसको आप कंपाइल कीजिए और रन कीजिए, आउटपुट आपको बिल्कुल उसी तरीके से आ रहा है, सम सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन, यानी आउटपुट आपका जैसा चाहिए था वैसे ही आ रहा है। लेकिन हमने जो कोडिंग लिखा है कुछ इस तरीके से लिखा है कि ये दिखने में बिल्कुल एक जैसा लग रहा है। मतलब अगर कोई हैकर अगर हैक करने की कोशिश भी करे, उसको समझ में नहीं आएगा कि यहाँ पे कौन सी लाइन से क्या हो रहा है, क्योंकि चार लाइन आपने जो लिखा है कंप्लीटली सेम लिखा है। समझ में आ रहा है, तो ये आपके कोड को बहुत सिक्योर कर देता है। इसको कहते हैं क्या, पॉलीमॉर्फिज्म। इसी कंसेप्ट को क्या कहते हैं, इसमें एक और कंसेप्ट मैं यहाँ पे ऐड करता हूं, क्या कि पॉलीमॉर्फिज्म, यानी यहाँ पे दो पार्ट हो रहा है, यानी मेथड ओवरराइड भी हो रहा है, पॉलीमॉर्फिज्म भी हो रहा है। पॉलीमॉर्फ मतलब क्या होता है, मैनी, और फॉर्म, मैनी फॉर्म, किसी भी एक सिंगल चीज का मैनी फॉर्म होना, उसी को हम क्या कहते हैं, पॉलीमॉर्फिज्म कहते हैं। और ये इनहेरिटेंस ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट होता है। और पॉलीमॉर्फिज्म तभी पॉसिबल है कब, जब हायरार्की इनहेरिटेंस हो, जिसमें एक पेरेंट हो, मल्टीपल चाइल्ड हो, तो ही ये पॉसिबल होता है। दूसरा, मेथड ओवरराइड होना चाहिए, क्योंकि ओवरराइड होगा तभी तो सभी में मेथड का नाम सेम होगा, सभी का मेथड का नाम सेम होगा, तभी तो ये एग्जैक्टली ये पार्ट भी सेम रहेगा। और इसको तो मैंने सेम कर ही दिया है इधर। समझ में आ रहा होगा, यस और नो प्लीज मुझे कंफर्म कीजिए कि पॉलीमॉर्फिज्म का मतलब समझ में आया क्या, कि मैनी फॉर्म किस तरीके से होता है और उसका इंप्लीमेंटेशन किस तरीके से किया जाता है। मैं एक एक चीज आपको बारीकी से आपको समझाने की कोशिश में कर रहा हूँ। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। ठीक है, तो यहाँ पे प्रोग्राम थोड़ा सा ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड आपको लग रहा होगा, बट सिक्योरिटी यहाँ पे बहुत ही ज्यादा है, बहुत ही ज्यादा सिक्योरिटी इनेबल्ड हो चुका है यहाँ पे। ठीक है, तो ये हमारा एक कंसेप्ट यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं क्या कि इस प्रोग्राम को थोड़ा सा और आसान करते हैं। आपको थोड़ा सा टफ लग रहा होगा कि ज्यादा लेंदी हो गया, लेकिन कंसेप्ट 100% समझ में आना जरूरी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। अब इसको आप देखो, मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ कि जितने भी चीजें कोडिंग था सब मैंने यहाँ से निकाल दिया। ठीक है, अब मैं आपको थोड़ा सा याद दिलाना चाहूंगा, जब हम लोग एरे के बारे में डिस्कस कर रहे थे, एरे मैंने आपको बताया था कुछ इस तरीके से, है ना। और इसमें हमने कुछ वैल्यू स्टोर किया था, 10 20 30 कुछ स्टोर किया था। सबको प्रिंट करने के लिए मैंने आपको एक इनहेंस फॉर लूप या फॉर ईच लूप मैंने बताया था, आप लोगों को याद होगा कि फॉर लूप के अंदर यहाँ पे डेटा टाइप क्या है मेरा, इंटीजर y:x ऐसा लिखा था हमने। सभी लोग मुझे रिस्पॉन्ड करेंगे कि x के जो भी वैल्यू होगा 1/1 y में आएगा, और यहाँ पे ये वैल्यू को प्रिंट करता रहेगा। मैंने काफी डिटेल में एक्सप्लेन किया था इसके बारे में, इनहेंस फॉर लूप हम किस तरीके से यूज करते हैं, और यहाँ पे किसको प्रिंट करेंगे, y को हम लोग यहाँ पे प्रिंट करें करते थे। ठीक है, कुछ इस तरीके से। तो यहाँ पे x की जो भी वैल्यू था y में जाता था, और ये पूरा आपको प्रिंट करके आपको दिखाता था। मैं यहाँ पे आपको रन करके भी आपको दिखा देता हूँ, तो आपको याद आ जाएगा थोड़ा सा, और ताकि मैं इस कंसेप्ट को बेहतर तरीके से समझा सकूं। यहाँ पे देखो 10 20 30 आपको डिस्प्ले करके दिखा रहा है। अब बात करते हैं कि चलो ये ठीक है, इस ये मैं बताने का क्या रीजन है। अब आप देखो, मैंने क्या बताया कि किसी भी क्लास का नाम एज ए डेटा टाइप यूज कर सकते हैं। तो मैंने क्या किया, जहां पे इंटीजर लिखा था वहां पे क्लास का नाम, सुपर क्लास का नाम दे दिया a, यहाँ पे एक वेरिएबल रखा p, सेम उसी तरीके से लिख रहा हूँ। और आप जानते हो क्या कि मैंने क्या बताया कि अगर इंटीजर होता है तो आप होल नंबर स्टोर करते हो, और अगर ये डेटा टाइप ए है तो इसमें क्या स्टोर किया जाएगा, बताओगे आप लोग, क्या स्टोर कर सकते हैं इसमें हम, यस, आंसर मैं सभी लोगों से चाहूंगा। अगर इंटीजर होता है तो होल नंबर स्टोर करते हो, लेकिन अगर क्लास का नाम है तो डेटा टाइप यूज करते हैं तो क्या स्टोर हम करते हैं, कैरेक्टर नहीं स्टोर करते हैं। मैंने अभी जस्ट बताया ऑब्जेक्ट स्टोर करते हैं। अगर क्लास का नाम एज ए डेटा टाइप यूज करते हैं तो ऑब्जेक्ट स्टोर करते हैं ना। इससे पहले मैंने क्या बताया था, ऑब्जेक्ट स्टोर करते हैं ना, रेफ के अंदर में क्या स्टोर किया था, ए का ऑब्जेक्ट, बी का ऑब्जेक्ट स्टोर किया था ना। तो सिंपली अगर आपसे इंटरव्यू में भी पूछा जाए कि अगर जैसे इंटीजर है उसमें आप होल नंबर स्टोर करते हो, तो क्लास का नाम अगर एज ए डेटा टाइप यूज करते हो तो इस पी में हम क्या स्टोर कर सकते हैं, ऑब्जेक्ट स्टोर कर सकते हैं। ठीक है, और ए बी सी सबका ऑब्जेक्ट स्टोर कर सकते हैं, क्योंकि ए तो सुपर क्लास है, तो ए का ऑब्जेक्ट अभी हमारे पास में है नहीं, तो ए का ऑब्जेक्ट आप डायरेक्टली बना सकते हो ऐसे, न्यू ए लिखा तो ए का ऑब्जेक्ट बनता है, न्यू बी लिखा तो बी का ऑब्जेक्ट बनता है, न्यू सी लिखा तो सी का ऑब्जेक्ट बनता है, और न्यू डी लिखा तो डी का ऑब्जेक्ट बनता है। यानी सभी का ऑब्जेक्ट बना के मैंने किसमें स्टोर कर दिया है, पी में। पी एक एरे वेरिएबल है, और पी के 0 पोजीशन पे ए का ऑब्जेक्ट, पी के 1 पोजीशन पे बी का ऑब्जेक्ट, पी के 2 पोजीशन पे सी का ऑब्जेक्ट, इस तरीके से है।
और अब मैंने यहाँ पे क्या किया, ये लाइन आपको समझ में आ गया और मैं रेफरेंस के तौर पे रखा था। अब यहाँ पे फॉर लूप पे आते हैं। अब डेटा टाइप हमारा क्या है, ए है, तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, ए लिखेंगे। वाई की जगह पे चलो ठीक है, यहाँ पे क्यू दे देता हूँ, और यहाँ पे क्या लिखेंगे, पी। तो यहाँ पे पी का जो भी वैल्यू 1/1 क्यू में आएगा, और फिर आप यहाँ पे क्या करोगे, क्यू डॉट, एक सेकेंड, यहाँ पे क्या लिखेंगे हम लोग, क्यू डॉट, मेथड का नाम क्या था, शो मेथड था, और यहाँ पे आप डेटा पास कर दो। ठीक है। अब देखो अब क्या होगा, सबसे पहले क्या होगा, ए का ऑब्जेक्ट किस पे आया, पी में, इस पी से वैल्यू किसको आया, क्यू में। अब क्यू से शो को कॉल किया जा रहा है 1020, ये कौन सा मेथड कॉल हो जाएगा, ए वाला कॉल होगा, यस और नो प्लीज कंफर्म करो मुझे, ए वाला कॉल होगा, राइट। और सेम फिर से क्या होगा, फिर बी का ऑब्जेक्ट फिर जाएगा पी में, फिर पी से क्यू में, और फिर ये मेथड कॉल हो जाएगा, अब बी का आउटपुट आ जाएगा, फिर सी का आउटपुट आ जाएगा, फिर डी का आउटपुट आ जाएगा। यानी आपका कोड कितना आसान हो गया यहाँ पे, है ना। जो इनहेंस फॉर लूप अगर मैं यूज किया था, तो अब इसको आप कंपाइल कीजिए, और कंपाइल करने के बाद अब रन कीजिए, आउटपुट आपको एग्जैक्टली सेम उसी तरीके से आ रहा है। समझ में आया, यस और नो। और ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, अभी आप इस चीज को समझने की कोशिश कीजिए। ठीक है, तो ये हमारा हो गया 8th प्रोग्राम, क्लियर होगा सभी लोगों को। ठीक है, तो ये हमारा हायरार्की इनहेरिटेंस भी मैंने आपको बता दिया कि तीसरा जो टाइप हमने बताया, और यहाँ पे पॉलीमॉर्फिज्म के बारे में आपको बताया, प्लस मैंने आपको मेथड ओवरराइड का कंसेप्ट क्या है उसके बारे में बताया, और यहाँ पे हम किस तरीके से क्लास का नाम डेटा टाइप की तरह किस तरीके से यूज करेंगे इसके बारे में भी आपको बताया। चलिए थोड़ा सा और कंसेप्ट इसमें देख लें, कि अगर मैंने यहाँ पे क्या किया, कि किसी भी क्लास के पहले अगर फाइनल लगा दो, ठीक है, तो उसका इनहेरिटेंस नहीं होगा। अभी आप देख रहे हो कि इस क्लास ए का इनहेरिटेंस हो रहा है, सेम इसी नाम का मेथड सभी यहाँ पे एक्सटेंड्स ए कर रहे हैं, प्रॉपर तरीके से यहाँ पे इनहेरिटेंस हो रहा था। ठीक है, बी सी और डी तीनों चाइल्ड था किसका, ए का, लेकिन अब फाइनल लगा दिया, यानी फाइनल लगाने का मतलब कि क्लास ए का आप इनहेरिटेंस नहीं कर सकते हो। क्लास ए के पास जो कुछ भी चीजें होगा उसका एक्सटेंस लिखने के बावजूद भी क्लास बी क्लास ए के मेंबर को एक्सेस नहीं कर सकता है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे एक फाइनल कीवर्ड लगा दिया गया, और फाइनल इनबिल्ट कीवर्ड होता है, और किसी भी क्लास से पहले अगर फाइनल लगा दो उस क्लास का इनहेरिटेंस नहीं होने देगा। और आप जितनी बार एक्सटेंड करते हो उतना आपको कंपाइल टाइम में ही एरर आपको दिखा देगा। आप देख सकते हो 3 एरर आपको दिखा रहा है, क्यों, क्योंकि हमने 3 टाइम्स एक्सटेंड करने की कोशिश किया था। एक्सटेंड यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है। आई होप की चीज समझ में आ रहा होगा। यहाँ पे देखो क्लियर लिखा है, कैन नॉट इनहेरिट फ्रॉम फाइनल ए, है ना, कि आप किसी भी फाइनल क्लास को आप इनहेरिट नहीं कर सकते हो। तो आपसे ये पूछा जाता है कि व्हाट इज द रोल ऑफ फाइनल कीवर्ड, तो आपको बताना है कि इनहेरिटेंस को अगर आपको रोकना हो देन यू हैव टू यूज द फाइनल कीवर्ड। कैसे यूज करना है मैंने आपको बताया, एक कीवर्ड का यूज आपको समझ में आ गया होगा। मेथड ओवरराइड हो रहा था यहाँ पे, है ना, यही सेम नाम का मेथड उसका चाइल्ड यूज कर रहा था, लेकिन अगर मैं इसी मेथड से पहले यहाँ पे लगा देता हूँ फाइनल, अब इस मेथड का यूज कोई भी चाइल्ड क्लास नहीं कर सकता है, यानी ओवरराइड को ये रोक देगा। अभी क्या हो रहा था, इससे पहले ओवरराइड हो रहा था ना, सेम सी नाम का मेथड उसका चाइल्ड यूज कर रहा था, बी यूज कर रहा था, सी यूज कर रहा था, डी यूज कर रहा था, बट अभी हमने यहाँ पे फाइनल कीवर्ड लगा दिया, मतलब कहानी खत्म। अब इस पर्टिकुलर मेथड का यूज कोई भी चाइल्ड क्लास नहीं कर सकता है। ठीक है, अब आप देखो यहाँ पे, आप जैसे मैंने कंपाइल किया फिर से आपको 3 एरर दिखाएगा, क्योंकि हमने 3 टाइम्स हम यहाँ पे उसको यूज करने की कोशिश कर रहे हैं। देखो यहाँ पे क्या दिखा रहा है, बी कैन नॉट ओवरराइड सो मेथड। समझ में आ रहा है क्यों, ओवर रिटन मेथड इज फाइनल, कि आपने वहां पे फाइनल कीवर्ड यूज कर दिया है, तो हम नहीं कर सकते हैं, राइट। ये है, प्लीज कंफर्म करें। तो आज बस इतना ही रखते हैं, और फिर मिलते हैं हम लोग कल के सेशन में आगे का पार्ट डिस्कस करेंगे। और क्लियर है, प्लीज कंफर्म करें।